हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटाडोर एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो चल रहा है उसके टॉपिक 2.11 पर हम पहुंच चुके हैं। इसका नाम है संधारित्र तथा धारिता। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट हमारा यहाँ पर ये बिल्ड होने वाला है। इसके अलावा देखो, आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं और ये जो टॉपिक है इनको समझने के लिए हमारे पिछले टॉपिक भी अपडेट रहने चाहिए। तो पिछले जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है, पोटेंशियल के बारे में बताया है, तो वो सब टॉपिक आप अपडेट रखें, एक रेगुलर इंटरवल में, एक साइकिल में उनको रिवाइज करते रहें। इससे आगे आने वाले सभी टॉपिक आपको समझ में आते रहेंगे क्योंकि फिजिक्स आप जानते हो कनेक्शन पे चलती है। तो ये कनेक्शन आप बनाए रखें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सबसे पहले हमारे पास है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो देखो, किसी चालक की धारिता क्या होती है इसको अपन को समझना है। तो अब तक जो मैंने चालक के बारे में बात करी है वो बात ये करी है कि किसी चालक को जब आप आवेश देते हैं तो उसके चारों ओर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। इसके चारों ओर जो पोटेंशियल बनता है उसके बारे में अपन ने बात करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी चालक को चाहे जितना आवेश दे सकते हैं क्या, हम मर्जी पड़े जितना आवेश उसको दे सकते हैं क्या। तो ये प्रश्न ठीक उसी तरह से है जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक गिलास है, तो क्या मैं इसमें मैं मेरी मन मर्जी का पानी भर सकता हूँ क्या। तो आप लोग कहोगे नहीं सर, नहीं भर सकते हो, इसकी जितनी क्षमता है उतना ही पानी आप भर पाओगे, उससे ज़्यादा कैसे भरोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपने को ये बात समझनी है कि किसी चालक को भी आप अपनी मन मर्जी का आवेश नहीं दे सकते हो, उसकी भी एक क्षमता है, लिमिट है आवेश को ग्रहण करने की। तो किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है। धारण करना, धारिता का मतलब धारण करना, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही इसकी धारिता कहलाती है, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली भी अपन समझते हैं। देखो यहाँ पर गणितीय रूप में, किसी विलगित चालक, विलगित चालक का मतलब हो गया कि जिसके आसपास कोई दूसरा चालक नहीं हो या इस चालक को इफेक्ट करने वाले कोई वहाँ पर दूसरे कारक उपस्थित नहीं हो। क्योंकि अगर आप आसपास कोई दूसरे कारक रखोगे जो इसको प्रभावित करेंगे चालक को, तो फिर इसकी कैपेसिटी सही से आप माप नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर अपन ने विलगित चालक लिया है। तो किसी विलगित चालक को क्यू आवेश दिया जाए तब इसके विभव में वृद्धि अगर v हो तब q प्रोपोर्शनल टू v होता है, ठीक है ना। जितना अपन आवेश देंगे उतना उसकी विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको समझने के लिए अपन ने जो पहले पढ़ा है, देखो इस उदाहरण से अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने किसी चालक के लिए पढ़ा है पहले कि अगर मान लो कोई r त्रिज्या का चालक गोला है और आप उसको q आवेश देते हो तो उसके पृष्ठ पर विभव का मान आपने पढ़ा है v बराबर kq/r, ठीक है ना। तो आप देख लो यहाँ पर विभव जो है वो q के ऊपर डिपेंड है। जितना आप आवेश दोगे उसके पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दिया गया आवेश क्या करता है, किसी चालक के विभव में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन यहाँ पर आ रहा है, इसको हटाने के लिए आपको कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है c, ठीक है ना। तो ये c जो कांस्टेंट है यही चालक की धारिता कहलाती है। अब इस c को अगर अपने को निकालना है तो हम इस v को इधर ले आते हैं, तो c बराबर हो जाएगा हमारे पास q/v। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हमेशा अपन धारिता निकालेंगे, c बराबर q/v। अच्छी तरह से आप इसको 2-4 बार रिपीट कर लें, रट लें आप एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे काफ़ी काम आने वाला फॉर्मूला है। तो किसी चालक की धारिता को अपन c से लिखते हैं, जहाँ c बराबर q/v है। और c का मान हमें बताएगा कि किसी चालक की धारिता कितनी है। अगर c का मान किसी चालक के लिए ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी धारिता ज़्यादा है, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है। और किसी चालक के लिए अगर c का मान कम है, इसका मतलब उसकी धारिता कम है, वो चालक कम आवेश को ग्रहण करेगा। देखो यहाँ पर अब जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं और उससे उसका विभव बढ़ता है तो इसकी बहुत सी बार में फीलिंग नहीं आ पाती है। जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, अब मैं कहूँ कि मैंने इसको इतना आवेश दे दिया है और इससे इसका विभव इतना बढ़ गया है, तो आपको वो कहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, आप उसको फिजिकली देख नहीं पाओगे। तो कभी कभी हमें उसकी फीलिंग नहीं आ पाती है। तो इस फीलिंग को लाने के लिए हम एक यहाँ पर अल्टरनेटिव उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। जिसको कैसे ध्यान रखेंगे अपन इसमें, जैसे मान लो आपके पास कोई गिलास है, यहाँ पर एक पात्र है गिलास, ठीक है, और इसमें आपने कुछ पानी भर दिया है। तो ये जो पानी की मात्रा है, यहाँ पर पानी की मात्रा या जितना पानी आपने भरा है उसको आप मान लो क्यू की तरह, मतलब अपन आवेश देते हैं जैसे, ऐसे अपन इसमें पानी भर दिया है। और इसका जो पानी भरने से आप जानते हो तल उठेगा। तो जितना तल इसका उठा है, इसने जितनी हाइट ली है पानी ने, ठीक है ना, तो इसकी जो पानी की लेवल है, पानी की अपन कह सकते हैं ऊंचाई, तो पानी की ऊंचाई को आप मान सकते हो वी की तरह, विभव की तरह। तो आप देखो जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका क्या हो गया, पानी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो ऐसे आप एक चालक के लिए समझो
कि जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है इस चीज़ को समझने के लिए। इसको आप जरूर ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये इस सिचुएशन में काफ़ी काम आता है। ठीक है ना। तो ये हो गया देखो हमारे पास धारिता के बारे में। अब धारिता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो गुण हैं वो भी अपने को यहाँ समझने हैं। तो देखो धारिता किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है और किस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ये भी अपने को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सी का मान चालक को दिए गए आवेश व विभव वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। ये किसी विलगित चालक का एक स्वतंत्र गुण है। मतलब सी का मान जो है, कैपेसिटी जो है किसी चालक की, वह दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आप चाहे उस चालक को कम आवेश दो चाहे ज़्यादा आवेश दो, ठीक है ना, उससे उसकी कैपेसिटी प्रभावित नहीं होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक ही तरह का मान उसका रहता है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लो, इसको भी गिलास पर उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे मान लो किसी गिलास की क्षमता मान लो 100 ml वाटर की है, मतलब 100 मिलीलीटर पानी इसमें आ सकता है, और आपने इसमें 20 ml पानी भर दिया। ठीक है ना, आपने इसमें कितना पानी भर दिया, 20 ml। तो आपने अगर इसमें 20 ml पानी भरा है तब भी इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 100 ml ही रहेगी। अब अगर आप इसमें पानी बढ़ा के 40 ml कर दो तो क्या होगा, फिर भी इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 100 ml ही रहेगी। तो आपने कितना आवेश दिया है और उससे कितना विभव बढ़ा है, उसका कितना तल बढ़ा है, इससे इसकी कैपेसिटी प्रभावित नहीं होती। इसकी कैपेसिटी क्या है, एक स्वतंत्र गुण है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये सी का मान हमेशा कॉन्स्टेंट ही बना रहता है। अगर आप क्यू बढ़ाओगे तो वी बढ़ जाएगा। तो ये अनुपात हमेशा जो रहे फिक्स ही रहता है। ये बात आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, सी का मान चालक के पदार्थ, आकार व आकृति तथा प्रयुक्त माध्यम पर निर्भर करता है। इसका क्या अर्थ है, आपने चालक कैसे बनाया है, किस पदार्थ से बनाया है, तांबे से बनाया है, लोहे से बनाया है, क्योंकि हर पदार्थ की नेचर अलग अलग रहती है। तो उस पदार्थ से बने हुए चालक की क्षमता भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। आकार कितना लिया है आपने, आकार छोटा लिया है बड़ा लिया है, उससे भी उसकी कैपेसिटी प्रभावित होती है। इसके अलावा आकृति कैसी, आकृति से भी प्रभावित होती है, और प्रयुक्त माध्यम से भी प्रभावित होती है। माध्यम का इफेक्ट अपन आगे पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है ना। इसके बाद किसी चालक की धारिता इसके समीप स्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना आप, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमारा एक कंसेप्ट आने वाला है आगे, संधारित्र। संधारित्र के निर्माण में ये कंसेप्ट काफ़ी काम आता है। अभी तक हमने क्या कहा कि किसी चालक की धारिता क्या है, एक स्वतंत्र गुण है, और वह किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती है, उसका मान चेंज नहीं होता है। पर आप किसी चालक की धारिता को चेंज कर सकते हो अगर इसके समीप अन्य चालक लेके आ जाओ। उस चालक के पास अगर आप दूसरा चालक लेके आ गए किसी चालक के पास, तब उसकी कैपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो, मतलब उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो इसी कंसेप्ट पे हम पढ़ेंगे संधारित्र को। ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना, किसी चालक की धारिता को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसके समीप किसी कोई दूसरा चालक लेके आना पड़ेगा। अगर चालक विलगित रहा तो उसकी धारिता हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, पर उसके समीप कोई अन्य चालक आ गया तो फिर उसकी धारिता कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बदलने लग जाएगी। तो ये काफ़ी डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है ना। तो ये हमारे चालक से संबंधित धारिता से संबंधित कुछ गुण हो गए यहाँ पर। इसके बाद हम धारिता के बारे में थोड़ी और बातें आगे पढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट, अब धारिता के कंसेप्ट को समझने के बाद हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी से हम परिभाषा बना सकते हैं। और देखो मैंने यहाँ दो तरीके से परिभाषा बनाई है, तो आप इनको ध्यान से समझना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमारे डायरेक्टली परिभाषा पूछी जाती है, तो फिर हम वहाँ कंसेप्ट से क्या है उसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते हैं। तो कंसेप्ट से परिभाषा कैसे निकाली जाती है इसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो देखो वहाँ पर हमने कंसेप्ट निकाला था लास्ट में, C बराबर Q/V। तो आप इसी फॉर्मूले से परिभाषा बना सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी चालक के लिए दिए गए आवेश वो विभव का अनुपात चालक की धारिता के तुल्य होता है। तो इसी फॉर्मूले से हमने परिभाषा बना दी कि भाई दोनों का जो अनुपात है, आवेश का और विभव का अनुपात, ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। और ये एक अच्छी परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि इसमें देखो आपका जो कंसेप्ट है उसका कथन भी आ गया, और साथ साथ उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है, वो भी आ गया। तो अगर आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो ये बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है। तो एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा एक तरीका और है, इसी फॉर्मूले से अपन बना सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले में क्या करो, जैसे आपका फॉर्मूला है C बराबर Q/V। तो इनमें क्या होता है, इस वाले तरीके में जनरली जो आपका हर होता है उस हर को इकाई बनाया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर हर को इकाई बना दिया है, मतलब हम विभव का मान क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 1 वोल्ट। तो अगर मैं इसको 1 वोल्ट ले लूँगा, देखो नीचे 1 ले लूँगा अगर मैं, तो C का मान Q रह जाएगा, केवल C बराबर Q, क्योंकि बटा में 1 आएगा तो फिर वो Q/1 का मतलब Q ही रहेगा, तो C बराबर Q रह जाएगा। तो इस लाइन से, इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं। इससे परिभाषा कैसे निकलेगी देखो, अर्थात किसी चालक को आवेश देने पर यदि विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो, ठीक है ना, विभव वृद्धि का मान कितना हो, 1 वोल्ट हो, तब आवेश की मात्रा ही चालक की धारिता के तुल्य होती है।
अगर हम विभव वृद्धि 1 वोल्ट करें तब आवेश की जो मात्रा है देखो वही किसके बराबर है, C के बराबर है। तो इससे भी अपन ने परिभाषा निकाल ली, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है परिभाषा निकालने का। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ही ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से हम परिभाषा निकाल सकते हैं और आगे भी जितनी फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम कई बार परिभाषा निकालेंगे वहाँ। इसके अलावा देखो बारी आ जाती है हमारे धारिता के मात्रक और विमीय सूत्र की। तो मात्रक और विमीय सूत्र भी हमें फॉर्मूला ही बताता है, फॉर्मूला ही हमारे मात्रक विमीय सूत्र निकालता है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर C बराबर Q/V। अब Q जो है आप कूलाम में मापते हो तो ऊपर तो आ जाएगा कूलाम, और बटा है तो बटा लगा दिया, V का मतलब वोल्ट, वो को हम वोल्ट में मापेंगे। तो इसका मात्रक एक हो जाएगा कूलाम बटा वोल्ट या कूलाम पर वोल्ट, ठीक है ना। इसको अपन शॉर्ट में फेरड भी कहते हैं। कूलाम पर वोल्ट को शॉर्ट में फेरड कहा जाता है, जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। तो यही मात्रक ज़्यादा यूज किया जाएगा, फेरड मात्रक जो धारिता का है वो हम यूज करेंगे। इसके अलावा इसका विमीय सूत्र देखें तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, ठीक है ना, हमने पढ़ लिया पहले, AT होता है। और विभव का विमीय सूत्र भी हमने ये वाला पढ़ लिया है। तो ये आपको या तो यहाँ पर याद रहना चाहिए, या फिर याद नहीं रहे तो आपको विभव का विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा इसकी मूल परिभाषा से। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको देख लेना, पीछे मैंने बताया है M1 L2 T-3 और A-1, ये हमारे विभव का यहाँ पर विमीय सूत्र है। अब दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो देखो M को ऊपर लेके जाएंगे तो M-1, L2 को ऊपर लेके जाएंगे तो L-2, और यहाँ T-3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +3 जाएगा, जो T में जुड़कर T4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ A-1 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 1+1 यहाँ A के ऊपर पहले से है तो ये A2 हो जाएगा। तो ये हमारी धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से हम धारिता का विमीय सूत्र भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आइए अब एक फेरड धारिता को परिभाषित करते हैं। देखो एक फेरड धारिता कितनी होती है, हमने अभी हाल देख लिया कि धारिता का मात्रक जो है वो फेरड है। तो एक फेरड धारिता किसके तुल्य होगी। तो हमारा फॉर्मूला है C बराबर Q/V। अब हमें C का मान 1 फेरड बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, Q को भी 1 बनाएंगे और V को भी 1 बनाएंगे। देखो मैंने लिखा हुआ है V बराबर 1 वोल्ट मान लें, और Q आवेश जो है वो हम 1 कूलाम ले लें, तो 1/1 मतलब C का मान हमारे पास 1 फेरड आ जाएगा। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि किसी चालक को अगर 1 कूलाम आवेश हम दे दें, Q का मान 1 कूलाम मतलब 1 कूलाम आवेश उस चालक को दे दें, और इससे इसके विभव में वृद्धि अगर 1 वोल्ट की होती है, तब उस चालक की धारिता 1 फेरड के तुल्य होती है। तो 1 फेरड की परिभाषा हो गई। कभी कभी 1 फेरड की परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो देखो 1 फेरड जो धारिता का मात्रक है, ये बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है। किसी भी चालक की धारिता 1 फेरड करना लगभग असंभव है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको भी आगे आने वाला जो टॉपिक है उसमें समझाऊंगा, ठीक है ना। पर अभी आप समझो कि यहाँ पर 1 फेरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए धारिता को सामान्यतः हम माइक्रो फेरड या नैनो फेरड या पिको फेरड आदि में मापते हैं। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, ठीक है ना। माइक्रो बराबर अपन जानते हैं 10⁻�6, नैनो बराबर 10⁻⁹, और पिको बराबर 10⁻12। तो धारिता का 1 फेरड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसको इन छोटे सूक्ष्म मानों में मापा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा देखो अब हम अगर Q और V के मध्य आलेख बनाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो Q और V के मध्य आलेख, तो आलेख से हमें किस तरह की जानकारी मिलेगी आप इसको समझना। यहाँ पर मैं बनाता हूँ आलेख, देखो हम यहाँ 2 तरह के आलेख समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं Q को अगर मान लो y अक्ष पे ले लूँ, और विभव को अगर हम x अक्ष पे ले लें, तो इसमें जो आलेख बनेगा वो आलेख यहाँ पर एक सरल रेखा बनेगा, क्योंकि हमने अभी हाल पढ़ा है कि धारिता के कंसेप्ट में Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, और Q प्रोपोर्शनल टू V का मतलब है कि दोनों वेरिएबल यहाँ पर एक एक घात में है। तो इसको अपन कहते हैं कि ये रेखिक रिलेशन आएगा, और रेखिक रिलेशन में ग्राफ हमेशा सरल रेखा बनता है। तो अतः यहाँ Q और V के मध्य आलेख क्या होगा, आपको सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यहाँ Q और V के मध्य आलेख बनाओगे आप तो सरल रेखा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर इस अक्ष पे तो ले लो आप यहाँ V, और यहाँ पर Q ले लो, तब भी आलेख जो होगा वो आपका सरल रेखा ही प्राप्त होगा। पर दोनों में थोड़ा अंतर रहेगा, दोनों आलेख में थोड़ा अंतर क्या रहेगा, वो अंतर रहेगा इनकी ढाल का, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर ढाल निकालोगे देखो, तो यहाँ पर ढाल जो बनेगी, ढाल हमेशा क्या होती है, टेन थीटा होता है। एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण जो होता है थीटा, उसका टेन मान लेना ढाल कहलाता है, और ढाल हमेशा y मान बटा x मान होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ढाल निकालूँ देखो, ठीक है ना, टेन थीटा अगर हम यहाँ ढाल निकालें, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं वक्र को, तो ये कोण अगर थीटा है यहाँ पर, तो टेन थीटा बराबर देखो आ जाएगा हमारे पास y मान बटा x मान Q/V, और Q/V जो हमारा था वो C के बराबर था, धारिता के बराबर।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आलेख इस तरह से बना हुआ है कि जो आवेश है वो तो y अक्ष पर है और विभव अगर मान लो x अक्ष पर है, तो इस ग्राफ का ढाल जो रहेगा टेन थीटा वो हमें धारिता का मान प्रदान करेगा Q/V। और अगर आलेख में अपन ने इनको चेंज कर दिया, वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया, अपन ने विभव को तो y अक्ष पे ले लिया और अगर धारिता को हमने आवेश को x अक्ष पे ले लिया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर टेन थीटा निकालें हम, ठीक है ना, टेन थीटा यहाँ पर निकालें तो टेन थीटा यहाँ बनेगा y मान बटा x मान, मतलब V/Q, और V/Q क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब धारिता का व्युत्क्रम बताएगा। इसको हम 1/c कह सकते हैं, ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ पर कोण भी दिखा सकते हो, थोड़ा इसको पीछे बढ़ा के हम यहाँ पर कोण भी दिखा सकते हैं, जो भी कोण बनेगा यहाँ पर वो आ जाएगा थीटा। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ पर Q और V के मध्य आलेख बनाया जाता है तो आप जिस तरीके से अक्षों को चूज करते हैं उसके आधार पे इसका ढाल हमें या तो धारिता को बताएगा या धारिता के व्युत्क्रम को बताएगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि Q प्रोपोर्शनल टू V, अतः Q और V के मध्य आलेख सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल धारिता या इसके व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि ग्राफ का ढाल किस चीज़ को व्यक्त करता है। तो वहाँ आप जरूर ये देख लें पहले कि कौन कौन से अक्ष पर है, ठीक है ना, आवेश कौन से अक्ष पे है, विभव कौन से अक्ष पे है, उसी तरह से अपना आंसर दें। डायरेक्ट ये मत समझें कि इसका जो ढाल है वो धारिता को बताता है। अगर उसने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है तो उसके आधार पर आपको बताना है कि वो किसको बताएगा, धारिता को बताएगा या धारिता के व्युत्क्रम को बताएगा। तो इस तरीके से हमने धारिता के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर समझ ली है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो हमारा डेरिवेशन है उसको अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे। तो आई स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हमारे धारिता से रिलेटेड पहला डेरिवेशन। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और आप ये जानते हैं कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी डेरिवेशन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप डेरिवेशन को जब भी आए तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डेरिवेशन है यहाँ पर, इसमें धारिता से रिलेटेड गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक उत्पन्न करना। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक गोलीय चालक है, ठीक है ना, आर त्रिज्या का गोलीय चालक है और हम क्या कर रहे हैं, इसको एक आवेश दे रहे हैं। मान लेते हैं हमने इसको Q आवेश दे दिया है। जब आप इसको आवेश दोगे तो इसका विभव बढ़ जाएगा, तो विभव मान लेते हैं इसका V हो गया है। तो हमें क्या करना है, इस गोलीय चालक की धारिता निकालनी है और ये विलगित गोलीय चालक है, इसके आसपास सराउंडिंग में कोई दूसरा चालक उपस्थित नहीं है। तो प्रस्तावना में देखो मैंने ये लिखा है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिसे Q आवेश दिया गया है तथा इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव इससे कितना है, V है। V इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव है, तब इसकी धारिता C बराबर Q/V। हम जानते हैं धारिता का फॉर्मूला Q/V होता है, तो हम इसी फॉर्मूले से इसकी धारिता यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो मैंने मेन फॉर्मूला जो धारिता का है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, C बराबर Q/V। अब V क्या है, इसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव है। हम जानते हैं कि किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव का फॉर्मूला KQ/R होता है, ये हमने निकाल रखा है, ठीक है ना। तो पृष्ठ पर इतना विभव होता है, ये मान मैं यहाँ रख दूंगा। देखो आप, ये मैंने V की जगह इस मान को रख दिया, C बराबर Q/ ये मान रख दिया। अब आप देखो इसमें Q से Q तो कट जाएगा, ठीक है ना, और नीचे बटा में K/R रहेगा। तो नीचे जब भी भिन्न होती है तो भिन्न पलट जाती है, तो ये ऊपर पलट के बन जाएगा R/K। तो C बराबर हमारे पास आ गया R/K। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आगे और मॉडिफाई करें हम तो K का मान मैं रख सकता हूँ 1/4πε0। वायु या निर्वात में अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं K का। तो मैंने यहाँ पर इस K का मान 1/4πε0 रख दिया। ये फिर भिन्न हो गई तो भिन्न फिर पलटेगी, तो ये 4πε0 इस R से गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4πε0 × R। तो इस तरीके से हमने C के दो तरह के मान याद रखेंगे हम यहाँ पर। C बराबर हम या तो याद रखेंगे R/K गोलीय चालक के लिए, या फिर हम याद रखेंगे C बराबर 4πε0 R। तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह का आप फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका रिजल्ट अगर हम निकालें तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये 4πε0 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो C की जो निर्भरता है वो R पर है, मतलब गोलीय चालक की त्रिज्या पर है। तो इसको मैं अगर कंक्लूड करूँ यहाँ पर रिजल्ट में, तो हम कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू R है, त्रिज्या पे डिपेंड करता है। अर्थात गोलीय चालक की अगर हम त्रिज्या बढ़ाएं, त्रिज्या बढ़ाने पर इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप बड़ा गोलीय चालक लोगे तो उसकी धारिता क्या होगी, उतनी मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आकार पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये पहला डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद यहाँ देखेंगे कि माध्यम का क्या प्रभाव है। अभी हमने माध्यम यहाँ जो लिया है गोलीय चालक को रखने का, ये हमने वायु लिया है, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नोड आ रहा है, मतलब हमने वायु को यूज किया है। अगर आप किसी डिफरेंट माध्यम में गोलीय चालक को रखते हैं तो उससे उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम यहाँ पर समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं आगे। तो आइए अब समझते हैं धारिता पर माध्यम का प्रभाव। देखो अभी हमने जो गोला लिया था, चालक गोला, उसके लिए हमने माध्यम माना था वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात में देखो, निर्वात या वायु में किसी गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो होती है C बराबर 4πε0r। और इस माध्यम को बताने वाला जो पद है हमारा वो ε0 है, ठीक है ना। ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, या वायु की विद्युतशीलता भी इसे अपन कह सकते हैं। अब मान लो आपने गोले को किसी अन्य माध्यम में रख दिया, पानी में, कांच में, अन्य कोई भी माध्यम में रख दिया, तो वहाँ पर उसकी धारिता को हम लिखेंगे Cm से, ठीक है ना। m का मतलब यहाँ मीडियम से रहेगा। तो माध्यम में उसकी धारिता को लिखा जाएगा 4πε0r। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? उस माध्यम की विद्युतशीलता है, जो भी माध्यम होगा उसकी विद्युतशीलता है। अब हम दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया है, इसको समीकरण 2 दे दिया है, दोनों को अपन भाग दे देते हैं, 2 में 1 का भाग देते हैं। तो जब हम 2 में 1 का भाग देंगे तो देखो आप लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में बनेगा Cm/C, और राइट साइड में अपन दोनों को भाग देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 4πε0r, और इसके बटा में आ जाएगा 4πε0r। अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ε/ε0। ये एक टर्म हमने पहले पढ़ ली है। इसको अपन कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम ε/r से भी लिखते हैं, या इसका दूसरा नाम परावैद्युतांक भी है। देखो मैंने लिख रखा है साइड में, ε/r को हम के भी कहते थे, सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। उस माध्यम का ही परावैद्युतांक होता है, तो इसको अपन के भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास Cm/C का मान के आ गया। तो यहाँ से अगर हम माध्यम में धारिता निकालें तो C उधर गुणा हो जाएगा, तो Cm बराबर Kc आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि किसी भी माध्यम में धारिता का मान, जो निर्वात की धारिता है, उसका k गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, अन्य किसी माध्यम में धारिता क्या हो जाती है? k गुना हो जाती है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आता है ये रिजल्ट। किसी भी अगर आपको चालक की धारिता बढ़ानी है तो आप उसको क्या करो, उसका माध्यम चेंज कर दो, और उसके माध्यम को चेंज करने पर उसकी धारिता क्या होगी, उस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा उसकी। भाई स्टूडेंट, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा धारिता का जो कंसेप्ट पड़ा है वो मजबूत हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण से समझाइए कि किसी चालक के लिए 1 फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। मैंने आपको बताया था कि 1 फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है, इसलिए धारिता को हम जनरली माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड में मापते हैं। तो यहाँ पर अपन ये भी समझेंगे कि ये बहुत बड़ा मात्रक क्यों है। तो उदाहरण लेता हूँ उसके लिए मैं किसी चालक गोले का, ठीक है ना। अपन एक चालक गोला लेते हैं, मान लो r त्रिज्या का हमारे पास एक चालक गोला है, और उसको हमने आवेश दिया हुआ है, मान लेते इसको हमने q आवेश दिया है, ठीक है। तो देखो अभी हाल हमने पढ़ा था कि किसी गोलीय चालक के लिए उसकी धारिता जो होती है वो C बराबर होती है अपने पास R/K, ठीक है। अब अगर मान लो धारिता का मान हम 1 फेरेड मान लें C बराबर 1 फेरेड हम ले लें, और K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं R का मान निकालूं तो R का मान बनेगा K × C, ठीक है। और K की वैल्यू हम रख दें 9 × 10⁹, और C का मान रख दें हम 1। तो त्रिज्या का मान जो आएगा वो आएगा 9 × 10⁹ मीटर। तो ये जो त्रिज्या आपके पास आई है 9 × 10⁹ मीटर, ये बहुत बड़ा मान है। ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज़्यादा मान है। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मान है। तो इतना बड़ा अगर आप गोला लोगे और उसको आवेश देने लगोगे, तब क्या होगा, उसकी धारिता आप 1 फेरेड कर पाओगे। तो इतना बड़ा गोला लेना अपने लिए संभव ही नहीं है, इसलिए धारिता का मान 1 फेरेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अपन लगभग इसको क्या मानेंगे, असंभव ही मानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम पृथ्वी की धारिता, प्रश्न पूछा है आपने से अगला, पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, और पृथ्वी की त्रिज्या में दे रखी है 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की धारिता कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, पृथ्वी को हम एक चालक गोला मान लेते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी भी गोलाकार की मानी जा सकती है। तो पृथ्वी को अगर हम चालक गोला मान लें तो उसके लिए हम कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हैं R/K, क्योंकि अभी हमने केवल गोलीय चालकों के लिए फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटी का। तो इसकी कैपेसिटी C बराबर किससे निकाली जाएगी? R/K से। अब हमें पृथ्वी के लिए निकालनी है, तो यहाँ हम पृथ्वी की त्रिज्या काम में लेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, तो 10⁻³ से इसको गुणा कर देंगे, और K जो है हमारे पास यही है 9 × 10⁹, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मान लगभग आता है 711 × 10⁻⁻6 फेरेड, लगभग इतना मान आता है, जिसको हम कह सकते हैं 711 माइक्रो फेरेड। तो आप देखो पृथ्वी की इतना बड़ा गोला है पृथ्वी, ठीक है ना, कितनी बड़ी त्रिज्या है पृथ्वी की, उसकी धारिता भी कितनी कम है,
711 माइक्रोफेरेड, मतलब बहुत ही कम धारिता है पृथ्वी की भी, इतना कम मान धारिता का वहाँ पर है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 1 फेरेड धारिता का कितना बड़ा मात्रक होगा। तो दोनों उदाहरण मिलकर हमें समझा रहे हैं कि 1 फेरेड धारिता का जो होता है वो बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफेरेड है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कोई हमारे पास ऐसा गोलाकार चालक है, इसकी त्रिज्या आर हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारा मेन फॉर्मूला जो है वो है C बराबर आर बाई के। तो अगर हम आर ज्ञात करना चाहते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा आर बराबर के इंटू सी। तो यहाँ पर जो के है वो 9 इंटू 10 की घात 9 वाला है, पराविद्युतांक वाला नहीं है। ठीक है ना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो के का मान यहाँ पर 9 इंटू 10 की घात 9 और सी का मान जो है 1 पिकोफेरेड है। 1 और पिको का मतलब 10 की घात -12। तो कुल मिला के इसको अगर हम हल करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9 इंटू 10 की घात 3 मीटर, जिसको हम चाहें तो 9 mm भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात -3 का मतलब मिलीमीटर हो जाता है। तो ऐसा गोले चालक जिसकी धारिता 1 पिकोफेरेड होगी, उसकी उसकी त्रिज्या का मान 9 mm होगा। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, किसी गोले चालक पर आवेश की मात्रा दुगनी करने पर इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो हमने अभी हाल पढ़ा था कि C जो है वो प्रोपोर्शनल टू R होता है, मतलब धारिता का मान त्रिज्या पे डिपेंड करता है, आवेश पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप आवेश की मात्रा दुगनी भी कर दोगे तब भी धारिता का मान नहीं बदलेगा। ये हमने शुरू में भी कह दिया था, जब हमने कहा था कि किसी चालक के लिए उसकी धारिता का मान हमेशा एक स्थिरांक होता है और आवेश और विभव पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर त्रिज्या पे तो डिपेंड करेगा पर आवेश पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि वह किसको बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो आवेश की मात्रा आप कितनी भी कर दो, दुगनी कर दो, 4 गुनी कर दो, 5 गुनी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी धारिता क्या होगी, वही रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि आंसर में अपन कह देंगे धारिता जो है वह अपरिवर्तित होगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये माध्यम से रिलेटेड है, जो माध्यम का मैंने आपको निर्भरता बताई थी। एक गोलीय चालक की धारिता 2 पिकोफेरेड है तथा इसे किसी अन्य माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफेरेड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक बताइए। हम जानते हैं माध्यम में हमेशा धारिता बढ़ती ही है, यह बात आप हमेशा अवश्य ध्यान रखें। तो उस माध्यम में जिसमें हमने रखा है उसका परावैद्युतांक क्या होगा। तो हमने एक रूल जो पढ़ा था वो था Cm बराबर K इंटू सी, और K वहाँ पर परावैद्युतांक था, ठीक है ना, और C थी निर्वात या वायु की धारिता। तो इस रिजल्ट से हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम K का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो K बराबर बनेगा Cm बटा C। अब देखो माध्यम में धारिता कितनी है, 12 पिकोफेरेड, 12 पिकोफेरेड, ठीक है ना, तो मैं 12 लिख देता हूँ, और इसमें है 2, वायु या निर्वात में अपन मानेंगे 2, तो कुल मिला के इसका मान आ जाएगा 6। और परावैद्युतांक एक परावैद्युतांक मात्रक विमाहीन होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा जिसमें हमने रखा है वह 6 के बराबर होगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो गए हैं। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ना है वह है संधारित्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अपन स्टार्ट करते हैं संधारित्र। तो आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम संधारित्र को, जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर भी बोलते हैं या कंडेंसर भी इसको कहा जाता है। और हम यह समझेंगे कि ये संधारित्र क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, इसकी बनाने की क्या आवश्यकता हमें पड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। और आगे जितना भी चैप्टर बचा हुआ है उसमें हम ज़्यादातर बात संधारित्र की करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हमारा होने वाला है यहाँ पर। तो आप समझे, देखो संधारित्र क्या होता है और उसको क्यों बनाया जाता है। तो हमने अभी हाल देखा है कि किसी गोलीय चालक की आप अगर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, उसकी धारिता बढ़ाना चाहते हो, तो आपको उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। C प्रोपोर्शनल टू R हमने पढ़ा है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा बड़ी त्रिज्या का हम गोला लेंगे उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम ये चाहते हैं कि कोई गोलीय चालक या कोई चालक प्लेट आवेश ज़्यादा ग्रहण करें, पर हमें इसका आकार नहीं बढ़ाना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आकार लेना अव्यवहारिक होता है। तो हम ऐसी कोई यहाँ पर युक्ति लगाना चाहते हैं कि जिससे उसका आकार भी न बढ़े और उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता, मतलब उसकी धारिता भी बढ़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर संधारित्र को बनाया जाता है। अब संधारित्र को बनाने के लिए एक चालक प्लेट की जगह 2 चालक प्लेट काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं परिभाषा पढ़ता हूँ और इसका सिद्धांत पढ़ता हूँ, फिर क्रियाविधि में आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। तो 2 चालक प्लेटों की ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें आकार यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा,
परिवर्तित किए बिना इसकी धारिता अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जाती है। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो बस ये ध्यान रखें कि ये एक प्लेट से नहीं बनता है, दो प्लेटों को मिलाकर हम संधारित्र बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाली युक्ति है। ये क्या करती है? आवेश को ग्रहण करके रखती है, या आवेश के रूप में जो विद्युत ऊर्जा बनेगी उसको संग्रहण करने की एक युक्ति है। ये एक टेम्पररी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर है संधारित्र का सिद्धांत। अब ये कैसे बनाया जाता है और इसका सिद्धांत क्या है ये देखेंगे अपन यहाँ पर। तो जब एक आवेशित चालक प्लेट के समीप एक निरावेशित चालक प्लेट को लाया जाता है, तब दूसरी चालक प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है, तब पहली प्लेट के विभव में कमी होने से इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। देखो इसका क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पर देखो मेरे पास कोई चालक प्लेट है, ये विलगित चालक प्लेट, ठीक है ना। फर्स्ट अपन इसको नाम दे देते हैं। तो ये चालक प्लेट जो है एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकती है? आवेश को ग्रहण कर सकती है। उसके बाद ही आवेश ग्रहण करना बंद कर देगी, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा आवेश ग्रहण करे, इसका आकार भी न बढ़े और इसे बहुत ज़्यादा आवेश ग्रहण करे। तो हम क्या करेंगे? इस पहली प्लेट के समीप एक दूसरी प्लेट लेके आएंगे जो निरावेशित रहेगी। शुरू में ये क्या रहेगी? निरावेशित रहेगी, ठीक है ना। जब आप इसको इसके पास लेके आओगे तो इस प्लेट के विभव में कमी आ जाती है। अब ये सब कमी वगैरह क्यों आती है उसको अपन अभी क्रियाविधि में पूरा समझेंगे। या मैंने केवल सिद्धांत लिखा है, आपको सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि इसके विभव में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तब क्या होगा? विभव में कमी आने से इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ जाती है। अब आप इसको चाहो तो और ज़्यादा चार्ज दे सकते हो, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यही संधारित्र का क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है कि हम इसके समीप एक चालक प्लेट को ले आएँ और उसको भूसंपर्कित कर दें तो इस प्लेट के आवेश ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इसी सिद्धांत पर ये संधारित्र क्या करता है? काम करता है। तो अभी आपको पूरी बात क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने अभी आपको इसकी क्रियाविधि नहीं बताई है। अब मैं इसकी क्रियाविधि जब बताऊंगा आपको तो पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि वास्तव में संधारित्र किस तरह से अपनी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा लेता है। तो चलते हैं इसकी क्रियाविधि की ओर। तो आइए अब समझते हैं संधारित्र की क्रियाविधि, संधारित्र कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 चित्र बनाए हुए हैं। इसमें सबसे पहला चित्र जो है उसमें अपने ने एक विलगित चालक प्लेट दिखाई है। विलगित चालक प्लेट का मतलब ये कोई चालक प्लेट ए है, ठीक है ना, जिसको हमने क्यू आवेश दिया है। प्लेट को आप इस तरह से मेरे हाथ की तरह मान सकते हो, प्लेट है इसे, ठीक है ना। और उसको अपन ने कितना आवेश दे दिया है? क्यू आवेश दे दिया है। और इसको मैक्सिमम आवेश अपन दे चुके हैं। अब ये इससे ज़्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर सकती है, ऐसा अपन यहाँ मान के चलेंगे। तो इसको क्यू आवेश हमने दे दिया है। अब देखो हम क्या करना, अब हम चाहते हैं कि इसका आकार चेंज किए बिना हम इसको और ज़्यादा आवेश दे सकें, ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर एक प्लेट बी है जो निरावेशित है। निरावेशित है मतलब इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है। इसको इसके समीप लेके आ जाते हैं। प्लेट ए के समीप हम इस प्लेट बी को लेके आ जाते हैं जो निरावेशित है। जैसे हम प्लेट बी को इस ए के समीप लेके आएंगे तो क्या होगा? इस पर पहले से धनावेश है, तो इसकी इस सतह पर ये सतह इसके समीप है तो इसकी सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। प्रेरण का प्रभाव अपन ने पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पर शिफ्ट होकर उस प्रभाव को दिखाते हैं। तो धनावेश इधर होने से सारे इलेक्ट्रॉन इस सतह पे आके जमा हो जाएंगे इधर, ठीक है ना। तो यहाँ ऋणावेश एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा, अपन ऐसा मान सकते हैं। और इसके तुल्य इधर इस साइड पे धनावेश जमा हो जाएगा, इस साइड पे धनावेश जमा हो जाएगा। परंतु आप देखो यहाँ पर कि ऋणावेश जो है वो ज़्यादा समीप है। प्लेट ए के ज़्यादा समीप ऋणावेश रहेगा, धनावेश थोड़ा सा इससे क्या रहेगा? दूर रहेगा। अब हम जानते हैं कि धनावेश तो विभव में वृद्धि करता है और ऋणावेश हमेशा विभव में क्या करता है? कमी करता है। V बराबर KQ/R जो फॉर्मूला होता है सिंपली चालक गोले के लिए, उससे भी अपन समझ सकते हैं कि ऋणात्मक आवेश क्या करेगा? विभव में हमेशा क्या करता है? कमी करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ऋणावेश के समीप होने से इस चालक प्लेट ए के विभव में थोड़ी कमी आ जाएगी, ठीक है ना। इसके कारण तो बढ़ेगा, इसके कारण क्या होगा? घटेगा। पर ये दूर होने से इसका इफेक्ट कम रहेगा और इसके पास होने से इसका इफेक्ट, ऋणावेश का इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल प्लेट ए के विभव में कमी आ जाएगी। तो हमारा जो धारिता का फॉर्मूला है, C बराबर Q/V। अब आप देखो इसमें हम आवेश को तो कोई चेंज नहीं कर रहे। आवेश तो जो का जो ये Q का Q है, इस प्लेट पर जितना है उतना ही है। पर अगर Q चेंज नहीं हो रहा पर V चेंज हो रहा है, तो अगर V चेंज होगा तो C पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि दोनों चेंज होते थे, पर अब अपने Q को चेंज कर ही नहीं रहे, हम केवल विभव में चेंज कर रहे हैं। तो विभव जब चेंज होगा तो निश्चित रूप से C में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विभव में कमी आ रही है। ओवरऑल प्लेट ए के विभव में क्या हो रही है? कमी आ रही है। तो जब विभव में कमी आएगी यहाँ पर तो प्लेट की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्लेट की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यह थोड़ा बहुत क्षमता बढ़ेगी और क्षमता बढ़ने से इसको आप और अधिक आवेश दे सकते हो।
अब इसके बाद क्या है कि अगर आप चाहते हो कि इसको और ज़्यादा आवेश दिया जा सके, इसको और ज़्यादा आवेश दिया जा सके, मतलब इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जा सके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये दूसरी प्लेट पर धन आवेश है इसको हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे, मतलब इसको जमीन में अपन भेज देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे। अगर इस साइड को अपन क्या कर दें, यहाँ पर भूसंपर्कित कर दें, तो ये सारा जो धन आवेश है जमीन में चला जाएगा और प्लेट बी की आंतरिक सतह पर केवल ऋणावेश रह जाएगा, यहाँ पर केवल ऋणावेश रह जाएगा। तो धनावेश के जमीन में जाने से जो विभव बढ़ रहा था वो विभव क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, और ऋणावेश रहने से विभव में और ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो विभव में तो प्लेट ए के विभव में और कमी आ जाएगी, तब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, और अधिक आवेश दे सकते हो। तो इस तरह से लास्ट फाइनल जो हमें ये मिल रहा है, हमारी ये जो युक्ति हमें मिली, इसी को हम संधारित्र कहते हैं। और ये हमने क्या किया, बिना आकार बढ़ाए हुए इस प्लेट ए के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ लिख रखी है, देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। जब एक आवेशित चालक प्लेट ए के समीप निरावेशित चालक प्लेट बी को लाया जाता है, तब प्लेट बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है। प्रेरण के कारण क्या आ गया, यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है, जिससे प्लेट ए के विभव में कमी हो जाती है और सी बराबर क्यू बाई वी के अनुसार प्लेट ए की धारिता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। इसकी धारिता क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे अब ये थोड़ा और आवेश ग्रहण कर लेती है। अब यदि प्लेट बी की दूसरी सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तब इस प्लेट पर केवल ऋणावेश ही शेष रह जाता है, इस प्लेट बी पर केवल ऋणावेश ही शेष रह जाता है। इससे प्लेट के विभव में और अधिक कमी हो जाएगी, ठीक है ना, प्लेट ए के विभव में क्या हो जाएगी, और अधिक कमी हो जाएगी। प्लेट ए के लिख दो यहाँ पर, प्लेट ए के विभव में और अधिक कमी हो जाएगी, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, और अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें आप, और आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। इसके बाद संधारित्र से रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपना टॉपिक हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, संधारित्र किस प्रकार की युक्ति है। तो हमने देखा था कि संधारित्र को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो हम इसको एक आवेश को संग्रहित करने वाली युक्ति मान सकते हैं। अब जहाँ आवेश इकट्ठा होगा वहाँ विद्युत ऊर्जा अपने आप संग्रहित रहेगी, तो इसको अपन कह सकते हैं ये आवेश संग्रहण या ऊर्जा संग्रहण युक्ति है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है। तो आप जानते हो देखो कि संधारित्र 2 प्लेटों से मिलकर बनता है, और ये प्लेटों के बीच जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आयतन रहेगा, इसमें एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि दोनों पे आवेश है। देखो इस पहली प्लेट पर हम धन आवेश मानते हैं, और यहाँ प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये जो प्लेटों के बीच का क्षेत्र है, जो आयतन है, इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहेगा, तो इसी भाग में सारी ऊर्जा संग्रहित रहती है। इसका आंसर हम कहेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के आयतन में। विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होता है मैं आने वाले टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है। तो संधारित्र का कुल आवेश जो होता है वो 0 माना जाता है, क्योंकि हम पहली प्लेट को तो चार्ज करते हैं और इस प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है, तो इसका प्लस क्यू, इसका माइनस क्यू, तो टोटल अगर अपन संधारित्र पे चार्ज देखें तो वो 0 रहेगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द्विध्रुव की तरह, जैसे द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, ऐसे संधारित्र का भी कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहा आज का। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट अपन यहाँ समझे हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। और कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सभी लोगों तक इसको पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।